Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC NET पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस रिवीजन सेशन में लेकर आई हूँ, जिसमें हम पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे खास बात इस सेशन की ये है कि आपके हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी ऐड करूंगी ताकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स बताऊंगी जो कि सही उत्तर ढूंढने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारी जनरेशन है। जो पहली जनरेशन थी उसमें जो मेन कंपोनेंट था कंप्यूटर का वो कौन सा था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अभी मैं इसका करेक्ट आंसर बता रही हूं, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था, ये इसका मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। जैसे आज के समय पे सीपीयू यूज होता है ना, वैसे उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स था। अब यहाँ पर अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, सेकंड में या थर्ड में। आईसी जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ये सेकंड या थर्ड कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे। ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। सो यूआरएल एक बेसिक टर्म होती है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग जब भी मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, इस तरह का टर्म आपने जरूर वहां पर देखा होगा, उसको बोला जाता है यूआरएल। सो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि ये क्या होता है, कुछ भी चीज हम अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो ये एक एड्रेस होता है जो कि यूनिकली उस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। Next question is match the following. Here we have two lists, list 1 and list 2. www, Python, RAM and ROM. यहाँ पे चार डिफरेंट चीजें दी है जिनमें से कि सिर्फ ये दो आपस में कनेक्टेड है, बाकी नहीं है। आपको बताना है कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ए को जब हम थर्ड के साथ मैच करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को हर एक का मतलब पता हो, हर एक की फुल फॉर्म या मीनिंग पता हो। अगर आपको एक भी क्लियर है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो एंड आपका आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर पेपर 1 आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये समय है कि आप 21 दिन क्रैश कोर्स को फॉलो करिए और अपने पेपर 1 में इजीली आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसके साथ में आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ में इन लाइव क्लासेस में आप अपने सारे डाउट्स टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। आपके टीचर्स यहाँ पर आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे जल्दी से कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं। आपके टीचर्स आपको ऐसी ट्रिक्स लाइव क्लासेस में बताएंगे कि कैसे सही आंसर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। साथ में फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इसके साथ ही आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर कंटेंट सेक्शन पर लिखोगे यूजीसी नेट पेपर 1, आपके सामने लाइव क्लासेस का फोल्डर होगा। आप डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट डे आप उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हो। एंड इन्हीं क्लासेस को फिर से रिवाइज करना चाहते हो, बार बार देखना चाहते हो, तो कंटेंट पर जाकर आप इस फोल्डर में देख सकते हो। यूनिट वाइज आप लोगों के लिए डेटा अवेलेबल रहेगा जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये नंबर्स भी दे रही हूँ, इन पर भी चाहो तो व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट, सीपीयू में फर्दर उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, दो उसमें से यहाँ पर लिखे हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी जिसके अंदर रैम रोम ये सब चीजें आ जाती हैं, एंड तीसरा होता है एएलयू। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ankur receives an email informing him that his credit card is going to be cancelled. So अंकुर नाम के एक पर्सन को एक कॉल आती है जिसमें बोला गया है कि उनको एक ईमेल आती है जिसमें बोला गया है कि उनका क्रेडिट कार्ड कैंसिल होने वाला है, लॉक होने वाला है। ठीक है, द ईमेल एडवाइजेस हिम टू क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड लिंक। सो ईमेल
में लिखा था कि आपको हमने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड साइन कर दीजिए, साइन इन कर दीजिए, आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स डाल दीजिए एंड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद इसमें बताया गया है कि अंकुर नोटिस करते हैं कि उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल दिए गए हैं। तो अंकुर ने क्या कर दिया, कौन से एक स्कैम का अंकुर यहाँ पर विक्टिम बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैथमेटिक्स है इसमें बहुत बड़ा कि 10,000 कट गए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ईमेल की मदद से किसी को भी फ्रॉड वहां पर मैसेजेस आते हैं, किसी को भी ईमेल की मदद से बोला जाता है कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आता है, वो आता है हमेशा फिशिंग स्कैम के अंदर। बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूरा पढ़ा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अदरवाइज पहली लाइन से ही आप लोगों को पता चल जाता। जैसे ही यहाँ पर लगा पता कि अंकुर ने एक ईमेल रिसीव किया जिसमें कि उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है, बस इसी क्वेश्चन को इतना सा पढ़कर ही आंसर पता चल सकता था कि ये फिशिंग स्कैम है। करेक्ट। सो आई होप ये ट्रिक आप लोग याद रखोगे एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। Next question is the speed of processor of a computer is measured in. So कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सारी प्रोसेसिंग को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो प्रोसेसर्स की जो स्पीड होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, जैसे गाड़ियों की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वैसे कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने का यहाँ पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 गीगाहर्ट्ज, GHz। ओके, आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोगों ने बिना चीटिंग किए बिल्कुल अच्छे से उनको सॉल्यूशन दिया होगा। वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। सो तीन यहाँ पर नेटवर्क बताए गए हैं, लैन, वैन एंड मैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे स्मॉलेस्ट होता है लैन, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर मैन एंड तीसरे नंबर पर आता है वैन, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जिसका एक एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चला सकते हो। इंटरनेट पे आप जो चीजें गूगल पे जाकर के इंडिया में सर्च कर रहे हो, किसी और कंट्री में जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो बेस्ट एग्जांपल है वैन का इंटरनेट। सो इसमें क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, A एंड B, जो कि मैंने बताया स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा वैन। Next question is match the following list 1 and list 2. तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट दी है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इस चीज को हम डिटेल में स्टूडेंट, जो 1 आवर 1 यूनिट वाला सीरीज मैंने आपके लिए लास्ट वीक लाया था, उसमें हमने इन चीजों को डिटेल में देखा है। ठीक है, सो कौन सी यूनिट किसके इक्विवेलेंट होती है, किलोबाइट इज इक्वल्स टू 103 बाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 10⁶ बाइट्स, gigabytes is equals to 109 bytes and terabytes is equals to 1012 bytes। ठीक है, सो आपने इसको याद रखना है, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले बिट आता है, बाइट आता है, किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट, देन वी हैव टेराबाइट। इस तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। Next question is the ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is what? So, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है उसको बिल्कुल इक्वल लेवल पर रीड भी करना और उसमें कुछ एडिटिंग भी करनी, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल। इसमें भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत से बच्चे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाते, पूरा क्वेश्चन समझते हैं, समझ नहीं आता फिर गलत आंसर करते हैं। देखो, ऑप्शंस पर भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस पर नजर मारनी है। कई बार होता है क्वेश्चन समझ नहीं आता लेकिन ऑप्शंस देखकर हम एकदम से क्लिक कर जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो जैसे इस क्वेश्चन में रीड एंड राइट की जब बात की गई एंड स्टोरेज डिवाइसेस की जब बात की गई, ये दो चीजें जब मैंने पढ़ी, मैंने इमीडिएटली ऑप्शंस पर नजर मारी एंड मुझे पता लग गया कि यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की ही बात हो रही है। ये इधर थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मिस्टेक हो गई है, इसको हिंदी में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलते हैं। ओके, identify the incorrect pair from the following।
सो पेयर्स दिए गए हैं डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या होती है? ग्राफिक फाइल होती है, यानी कि आप लोगों के मोबाइल में जब आप कैमरे से फोटो क्लिक करते हो या व्हाट्सएप पे आपको कोई फोटो आती है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के फाइल का नेम देखना, फोटो का नाम देखना, कुछ कुछ नाम लिखा होगा अजीब सा, उसमें बीच में डॉट लिखा होगा, डॉट के बाद जेपीजी लिखा होगा, डॉट जेपीईजी लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इमेज की फाइल का नाम है। जैसे हमारे सरनेम होते हैं, जैसे मेरा नाम आपने शुरू में देखा अंकिता सूद, वैसे ही सूद से क्या है? सूद मेरी एक्सटेंशन है, मेरा सरनेम है। वैसे ही डॉट के बाद जो भी चीज आती है कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हमें बताती है कि ये कौन से टाइप की फाइल है। ठीक है। डॉट टीटीएफ क्या होता है? टीटीएफ का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। तो ये वाला यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट फाइल बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉट डीओसी होती है वर्ड टेक्स्ट फाइल। डॉट वीएडब्ल्यू ऑडियो फाइल कोई सॉन्ग है। एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ईएक्सई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। First cyber law which provides the legal infrastructure for e-commerce in India. First law जो कि इंटरनेट और इन सब चीजों से रिलेटेड बना हुआ है, सो वो है the Information Technology Act 2000. Next question is a type of memory that holds the computer startup routine. जब हम अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को ऑन करते हैं, तो उस समय पर कौन सी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है? सो वो होती है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन क्या है? अभी देखो एक मैच द फॉलोइंग का थर्ड या सेकंड क्वेश्चन आया था, उसमें हमने देखा था पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे में हम बोलते हैं मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, कई बोलते हैं हमारे पास विंडो फोन है। तो एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी एप्स हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चंस है। वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है रोम। एंड जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एक वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर उस कंप्यूटर में थोड़ा सा भी वायरस आ गया हो और हम जब उसको अगली बार ऑन करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है और फैलने लग जाता है हमारे कंप्यूटर में। उस वायरस का नाम क्या है? उसका नाम है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक टर्म हमेशा आपने याद रखनी कि कभी भी जो कंप्यूटर का ऑन होने वाला प्रोसेस होता है, आपने बटन स्विच ऑन किया, वहां से लेकर के कंप्यूटर की विंडो आने तक जो प्रोसेस होता है, उसको बूट सेक्टर, बूट प्रोसेस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मालवेयर। सो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वायरस की तरह। वायरस तो आपने सुना होगा, उसी की तरह मालवेयर होता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये आता कैसे है? ये इंटरनेट के थ्रू आता है। करेक्ट। सो मालवेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल फॉर एन अटैकर टू यूज एन इन्फेक्टेड मशीन। मेरे कंप्यूटर में मालवेयर आ गया, एंड जिसने भी मालवेयर डाला वो इंटरनेट से मेरा कंप्यूटर देख रहा है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसने भी मालवेयर मेरे कंप्यूटर में डाला है वो देख रहे होंगे कि अच्छा इस समय अंकिता सूद क्या कर रही है। अब मैं अपनी किसी मान लीजिए फेसबुक आईडी पे लॉगिन करती हूँ, तो भी उनको पता चल जाता है कि अच्छा मेरी ये फेसबुक आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, उन्होंने देख लिया और वो उसकी मदद से फ्रॉड करना शुरू कर देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेट द इन्फेक्टेड यूजर्स लोकल नेटवर्क। मेरा लोकल नेटवर्क है, उसको उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरी जान पहचान रखेंगे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और जो मेरा सेंसिटिव डेटा है, जैसे मेरे कंप्यूटर या मेरे मोबाइल में मान लीजिए कि मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स रखी है या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे मेरा मान लीजिए कि यूट्यूब का पासवर्ड है या इस तरह की चीजें हैं, उसको वो स्टील कर सकते हैं। तो क्या होता है मालवेयर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक बार कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, वो हमारे इंटरनेट पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, वो पूरी नजर रखेगा हमारे काम पर, जो हम कर रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं, उन सब चीजों पर पूरी नजर रखेगा। एंड जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उससे रिलेटेड वो हमें देगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों में से किसी ने अमेजोन पे कुछ सर्च किया, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च किया, या किसी भी वेबसाइट पर मान लीजिए आप लोग अभी शूज देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे, आपको एड में भी शूज ही दिखेंगे। आप लोग फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक की एड्स में भी आप लोगों को शूज ही दिखेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपके कंप्यूटर पे, आपके इंटरनेट पे कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, उस पे पूरी नजर रखी हुई है। एंड उसी चीजों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते रहेंगे। तो इस चीज को, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एडवेयर।
एडवर्टाइजमेंट से एडवेयर आपने याद रखना है। आपने देखा होगा कुछ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्च कर रहे हो, उसकी सारी एड्स आपको फेसबुक और यूट्यूब और सब जगह पर नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 8-बिट स्काई कोड। स्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ याद नहीं रखना, एक इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। स्काई की फुल फॉर्म, एक 8-बिट स्काई कोड जो होता है वो 256 के बराबर होता है। बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक लगाए इसको आपने याद रखना है। द पर्पज ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी। आप लोगों ने सीडीज देखी होंगी। सीडीज हम लोग बचपन में, मतलब जब काफी समय पहले सीडीज यूज होती थी, अब एक सीडी लेकर आई मैं, ब्लैंक सीडी। उसके अंदर मैंने शॉपकीपर को बोल दिया कि हाँ इसके अंदर ना अच्छे से गाने डाल दो जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉपी पेस्ट करना नहीं बोलते, उस चीज को बोला जाता है बर्निंग। सीडी के अंदर कुछ भी डेटा एंटर करवाती हूँ, डिलीट करवाती हूँ, कुछ भी करवाती हूँ, उसको बर्निंग बोला जाता है। स्पेशली यहाँ पर कॉपी की बात की गई है। A type of memory that holds the computer startup routine. Repeated question है ROM. Next question is bit stands for. Bit क्या होता है? Bit is very important. ठीक है, bit का मतलब होता है binary digit. That is option number 2. ठीक है, so ये bit क्या है? Smallest unit होता है किसी भी डेटा की। अब जैसे आप लोगों ने किलोग्राम सुना होगा, सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम्स होता है। ग्राम से छोटा भी कुछ होता है क्या? वैसे कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होती है, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे रोज 2 GB मिलता है, ठीक है, कोई बोलेंगे मुझे 100 MB मिलता है, तो ये वैसे ही बिट है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फाइल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि DOCX क्या होती है, डॉक्यूमेंट फाइल हमें पता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A2F सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ये हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। A2F की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 0 और 2, किसी भी वर्ड के, किसी भी नंबर के बेस में 2 दिखे तो वो बाइनरी है, 8 दिखे तो वो ऑक्टल है। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 7 तक, ऑक्टल। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट्स हो गए। हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद A से लेकर के F तक। कितने हो गए? बेस में 16 वैल्यूज हो गई। डेसिमल होता है 10, 0 से लेकर के 9 तक, जिसके बेस में 9 होगा वो डेसिमल होगी। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। डिटेल्ड वीडियो इसमें ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। A virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction. मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मैंने दूसरे कंप्यूटर में ना कोई फाइल भेजी, ना मैंने उनको कोई मैसेज किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो दूसरे कंप्यूटर, साथ वाले कंप्यूटर में चला गया। वो क्या होता है? वो वर्म उसको बोला जाता है। वर्म क्या होता है? कीड़ा होता है ना? अब आप लोगों ने इसे कोरोना वायरस भी देखा, यहाँ वहां कैसे वो फैलता रहा हवा में, वैसे ही मैंने कोई फाइल शिफ्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्निफिंग। स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर। सो मोबाइल की वायर को टैप करना स्निफिंग कहलाता है, इसमें ये बोला है। एक्चुअल में स्निफिंग का मतलब होता है कि मैं नेटवर्क में कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पूरे काम पर नजर रख रहा है कोई। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो वो मेरे पूरे काम पर नजर रख रहे हैं। तो स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर एंड इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर स्निफिंग से रिलेटेड दी हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो स्निफिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज। जो अटैकर्स है वो यूज करते हैं जो भी हमारे डेटा पैकेट्स है। मान लीजिए इंटरनेट से मैंने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, उसी के साथ उन्होंने कोई फाइल ऐसी भेज दी कि जैसे ही मैं इस सॉन्ग को जो मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करूंगी, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो मेरे पूरे मोबाइल पर, मेरे पूरे लैपटॉप पर नजर रखना शुरू कर देंगे। एंड जो भी मेरा सेंसिटिव डेटा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो उन सब चीजों पर नजर रखेंगे एंड वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स टू ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि आप अभी मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा एक बैरियर, सबसे बड़ी एक बाधा क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी, लीगैलिटीज, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, कल्चर या फिर जेंडर। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए खुद से, उसके बाद ही जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ उस पर जाइएगा। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या करती है? अगर आप लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर है। उसके बाद आ जाता है कल्चर।
अभी भी हमारे बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कल्चर में ये बोला जाता है कि लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है, उन लोगों को मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो ये एक कल्चर बहुत बड़ा बैरियर होता है। सिमिलर जेंडर का भी यहाँ पर पॉइंट रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए, डी एंड ई। Next question is assertion reason based. Giving orders to student in the classroom is a specific form of communication. यानी कि छात्रों को कुछ आदेश देना एक कम्युनिकेशन का ही तरीका होता है कक्षा में। इसका कारण ये है, द मैनर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व, कि किस तरीके से हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो उनकी कल्चरल बैकग्राउंड पर, जो स्टूडेंट है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उस कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो इसमें वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और आर इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ये क्यों है? क्योंकि देखो, कक्षा में स्टूडेंट्स को ऑर्डर देंगे तो इससे पता चलेगा कि कैसे किस तरीके से लोगों के साथ बात करनी है, एंड ये डिपेंड करता है हमारे बैकग्राउंड पर, हमारी लोकेशन पर, जहां पर हमारा क्लासरूम है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन वाइटल एंड वाइब्रेंट, यानी कि संचार की सार्वभौमिकता शिक्षा को जीवंत और भी ज्यादा जीवंत बना करके रखती है, उसको स्प्रेड करती है ऑल ओवर द एरिया में। इसका कारण ये बताया गया है, सेमियोटिक नरेशन डज नॉट लेड इटसेल्फ क्रेडेंस टू मेक इट एन एफिशिएंट मोड ऑफ टीचिंग, यानी कि लाक्षणिक वर्णन इसे शिक्षण का एक कुशल तरीका बनाने के लिए खुद को विश्वसनीय नहीं बनाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट ए। असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका कारण बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि देखो, जो भी संचार में सार्वभौमिकता होती है, यानी कि सभी लोगों को जो एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो वाइटल और वाइब्रेंट होती है। इससे स्टूडेंट अपने करिकुलम के अलावा बहुत सी चीजें और भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। पहला है डायडिक कम्युनिकेशन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ऊपर के ये 3 वर्ड्स अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन मास कम्युनिकेशन यूजीसी नेट अगर आप कर रहे हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा। मास कम्युनिकेशन होता है जहां पर एक पर्सन बहुत सारी ऑडियंस को, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक साथ कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि न्यूज चैनल, जैसे कि रेडियो एफएम, जैसे कि कोई भाषण देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन से डायरेक्टली आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या है, मैसेजेस फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एंड बाकी के भी आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन स्टिमुलाई यूज टू कन्वे द मैसेजेस आर नोन एज। सो संदेश संप्रेषित करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, स्टिमुलाई का मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए कौन सी चीज का सबसे ज्यादा संचार में उत्तेजनाओं का होना जरूरी होता है? तो वो होता है कोड्स का होना जरूरी। बहुत डायरेक्ट डेफिनेशन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Again, assertion reason based question we have in group discussion. Some participants enter the fray with big chips on their students. ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको बोलने का पूरा अधिकार होता है। रीजन क्या है? देयर आर एंटेगोनिस्ट पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड। सो क्लैम एंड लिस्टेड, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां पर के विरोधी लोग होते हैं, जो कि क्लैम और सूचीबद्ध हैं। करेक्ट, इसका ये कारण इसमें बताया गया है। सो अच्छे से समझिए, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो ग्रुप डिस्कशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो फ्री विद बिग चिप्स ऑन देयर स्टूडेंट्स, इसके लिए वहां पर आते हैं। बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ। सो न्यू मीडिया में क्या चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो सब चीजें आती है। लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें ज्यादातर फैक्ट्स पर लोग, तथ्यों पर बात नहीं करते, बस कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन जैसे आपने देखा होगा इमोजीज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, इसके कोई तथ्य नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते।
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है फिर से, अलाउइंग एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि किसी समस्या को कम होने देना प्रभावी संचार में योगदान देता है। इसका कारण क्या है? अ गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस। तो देखो, बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इजी लैंग्वेज में है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी पढ़कर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस होंगे, तो अगर आप एक लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे तो दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर पे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। असर्शन गलत है एंड रीजन बिल्कुल सही है। गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस, यानी कि एक अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, बातचीत करने में एक एक्टिव पर्सन हो, तो क्लासरूम में कोई इशू होने वाला है, कोई प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो आप लोगों को वो चीज पहले से समझ आ जाती है। इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए, आप उसको पॉइंट आउट करके कंट्रोल में कर लेते हो। ये इस रीजन वाली स्टेटमेंट में बोला गया है। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये ना सिर्फ आपको नेट और सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि इसके बाद में होने वाले इंटरव्यूज को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सबके नाम आपके सामने रखे हुए हैं। आप सभी नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके चाहे तो इस स्टडी मटेरियल का सैम्पल पीडीएफ भी पहले देख सकते हो। एक ही बार आपको फीस पे करनी है, और ये स्टडी मटेरियल देखना आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में मदद करेगा। Next is, what are the most prominent elements in the management of communication in an educational institution? So, जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं, उनमें संचार के प्रबंधन को कौन से तरीकों से, कौन से मुख्य तत्वों से अच्छे से संभाला जा सकता है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल, क्या काम हम करने वाले हैं, किसी और से अपने इंस्टीट्यूशन में क्या काम हम लोग करवाने वाले हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव कीप अदर्स इन्फॉर्म्ड, कि कोई अपडेट अगर हमारे सीनियर लेवल पर हमें बोल रहे हैं, या कोई चीजें हम चेंज करना चाहते हैं, तो बाकी सबको भी उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्म करते हैं, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। गाइडिंग अदर्स वेयर एवर पॉसिबल। Next question is, the concept fraction of selection in classroom communication is determined by the expectations of reward related to. So, कक्षा संचार में चयन का अवधारणा अंश संबंधित इनाम की अपेक्षा से निर्धारित होता है। तो किसकी अपेक्षा से उसको निर्धारित किया जाता है? एफर्ट्स नीडेड। तो कितने एफर्ट्स, यानी कि कितने प्रयास करने की हमें जरूरत है, इस चीज के बेसिस पर वहां पर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड, यूनिवर्सिटैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ एग्जांपल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। हॉरिजॉन्टल, इंट्रापर्सनल, मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कन्वर्सेशन विद फेलो वर्कर्स, अपने लेवल के लोगों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट के एचआर दूसरे डिपार्टमेंट के एचआर के साथ बात करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। मास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। The chronological sequence in the development of communication system is, so communication अगर हमें करना है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस क्या है? इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमें पहले भाषा को डिसाइड करना है कि ए और बी अगर बात करना चाहते हैं तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि दोनों को समझ आए। केव पेंटिंग्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी कि बोल करके हम बात करने वाले हैं। अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज केव पेंटिंग्स, यानी कि केव पेंटिंग्स का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है। केव पेंटिंग्स का मतलब होता है कि पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज डिसाइड होती है। इस तरह से ये प्रॉपर सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। तो अगर संचार को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो
ये हो सकते हैं प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम प्लान करके बातचीत करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी कम्युनिकेशन वेस्ट चली गई, हमने कुछ फालतू बात कर दी। दूसरा है मीडिया सिलेक्शन, यानी कि किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। किसी पर्सन के साथ सामने बैठ के बात करेंगे, किसी के साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे, या फिर ऑनलाइन उसको वॉइस मैसेज भेज देंगे, किस तरीके से बात करेंगे। यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कौन सी भाषा का प्रयोग हम बातचीत करने में करने वाले हैं। अगर ये तीनों चीजों को आप अच्छे से सेलेक्ट करके किसी के साथ बातचीत करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? सो संचार में किन चीजों को इंपॉर्टेंट माना जाता है? स्लैंग, यानी कि किस टोन में, किस तरीके से आप बोल रहे हो। कैनिकल एटीट्यूड, यानी कि आपका एटीट्यूड क्या है। कई बार होता है हम बेसिक सी चीजें बोलते हैं लेकिन हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला उसको गलत वे में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग, कि किस लेवल तक कौन सी बात हमें किसी को बतानी है। कई बार होता है ना, थोड़ी सी बात बतानी होती है लेकिन हम बहुत ज्यादा खुल जाते हैं किसी के सामने, जो नहीं बताना होता वो भी बता देते हैं, वो फ्रेमिंग आता है। प्राइमिंग मतलब कितनी बात को कितने लेवल तक खींचना है, कितना बताना है। इमीडिएसी मतलब तत्कालता, कितनी जल्दी कितने पॉइंट्स को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सी, डी एंड ई। ठीक है, अगर हमारी टोन खराब है, हमारे बोलने का तरीका गलत है, तो वो नॉर्मल सी बात में भी लड़ाई बढ़ सकती है। ठीक है, सो इसीलिए ऑप्शन ए और बी को हमने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं। सो बाकी तीन अगर नहीं पता, क्योंकि थोड़ी सी यूनिक लैंग्वेजेस है, यूनिक वर्ड्स हैं, सो आपको नॉन वर्बल पता होगा, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ इशारों से बातें करते हैं। वो इशारे मुंह से भी हो सकते हैं, हाथों से भी हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी के हिसाब से आप देख सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल लाइट। ये क्या है? नॉन वर्बल है। ट्रैफिक सिग्नल में कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ रेड लाइट आती है, हम समझ जाते हैं कि हमें रुकने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपको आता होता तो देखो आप इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट में यही तरीका है। कई बार बहुत सी टर्म्स ऐसी आती है जो हमने नहीं सुनी, लेकिन एक टर्म ऐसी होती है जो हमें पता होता है, जो कि बेसिक होती है, एंड उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज इन कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है एंड आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं एंड इसी तरह से स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स पे अलग से भी एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो इंटरप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन सॉरी ऑफ अ मैसेज डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट पे, कि मैसेज का प्रसंग क्या है, उस पे डिपेंड करता है। द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिकेशन इज। सो कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन किस तरह से हम सीखते हैं? सबसे पहले एक बच्चा फैमिली से बोलना सीखता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर रिलीजन, अपने धर्म के बारे में जानना और बोलना सीखता है, उसके बाद मास मीडिया यानी कि लोगों के बीच में बोलना सीखता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है, प्लेजेंट persona of the teacher enlivens the classroom ecosystem in the light of these two statements। कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सब करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। सो प्रभावी कक्षा संचार के परिणाम क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन भी मैं नहीं करूंगी, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ऑथर्स दिए गए हैं एंड कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, सो देखो कम्युनिकेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट किस ऑथर ने दिया है, कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस कौन से ऑथर ने दी है, ये भी पूछा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिए। पुअर लिसनिंग बाय ऑडियंस लीड्स टू। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियोस देख रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहे हैं, तो याद भी कहाँ से आएगा? तो इससे क्या हो सकता है? इससे इनएक्यूरेट इन्फरेंस हो सकता है, यानी कि गलत निष्कर्ष निकल सकता है। अब आप लोग सुनोगे ही नहीं क्लास में टीचर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो आप लोग ब्लेम करोगे अपने एजुकेटर को कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो ये इनएक्यूरेट इन्फरेंस होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शंस। मास मीडिया फंक्शन का एक सीक्वेंस कौन सा होता है? ये होता है, पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, देन वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, देन सोशल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल ट्रू है? फिल्टरिंग द प्रोसेस, कि बोलना
कितना बोलना है, किसी को कितनी बात बतानी है। बैरियर लेस प्रोसेस, कि कम से कम बाधा हमारे बोलने के तरीके में हो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस या कलेक्टिव प्रोसेस। करेक्ट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। क्योंकि कम्युनिकेशन में हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें बैरियर्स ना आए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिल्टरिंग प्रोसेस भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो कॉग्निटिव मतलब मेंटल लेवल, किसी के दिमाग में कितनी चीजें हैं, उनका मानसिक जो लेवल है, दिमाग याद रखना, ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निटिव के अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर। कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से सुन रहा है, क्लास में पूरा दिमाग लगा करके सुन रहे हैं, तो वो अच्छा स्कोर करेंगे। उनका इंटरेस्ट है वो तभी सुनेंगे। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जबरदस्ती बैठे हैं, तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन बेहतर हो ही नहीं सकता। What is the correct sequence of actions in conducting an intervention based action research in education? यानी कि शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध करने के लिए क्रियाओं का सही क्रम क्या होता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट आप लोगों को इतना नहीं समझना, सिर्फ ये देखना है कि एजुकेशन फील्ड में यानी कि स्कूल कॉलेज लेवल पर अगर एक्शन रिसर्च हमें फॉलो करनी है तो कौन से सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। यानी कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, साइक्लिक रिसर्च होता है। एक साइकिल की तरह वो गोल 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 4 फेजेस पे घूमता है। वो 4 फेजेस ये हैं। आपको बस ये बताना है कि पहला फेज कौन सा है, उसके बाद कौन सा फेज आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। बहुत बार स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा ना, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन देखने के बाद डायरेक्टली आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following purposes demands action research? So again action research पर based question है। so कौन से action research का क्या उद्देश्य होता है, क्या उसके मेजर डिमांड होती है। डेवलपिंग अ थ्योरी, राइटिंग अ थीसिस, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम या फिर टेस्टिंग अ थ्योरी। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली फोकस करता है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये फोकस करता है सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम। अब देखो क्यों होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये चीज देखी थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, जहां पर कोई प्रॉब्लम अगर आती है इमीडिएट हम लोगों को उसका सॉल्यूशन लेना है। उस समय पर डिस्कशन का कोई रोल नहीं होता, बस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएट हम लोगों को एक्शन लेना है, तो वो होता है एक्शन रिसर्च। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल एजुकेशन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पे हो रहा है, हमेशा आपका करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability। तो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। आपको इसमें सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है। जहां पे भी हम जर्नलाइजेबिलिटी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, ठीक है, उसकी प्रगति की ओर ध्यान देने की बात करते हैं, तो कौन सा रिसर्च होता है, ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आपका ऑप्शन अगर स्टूडेंट्स करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आंसर ये गलत था तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है हमारे पास प्योर रिसर्च, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया इमीडिएट, जहां पर हम लोगों को क्विक एक्शन कहीं पर लेना है, कोई प्रॉब्लम होगी, सोचना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, बस उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्विक एक्शन लेना होगा। इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो वो एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा। अप्लाइड रिसर्च में आता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये कंडीशन हो गई है तो हम ये प्रोसेस को फॉलो करें या नहीं करें, इस तरह की चीजें आती हैं अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो आप लोगों को पता है कि रिसर्च में थीसिस होती है, बिब्लियोग्राफी भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो बिब्लियोग्राफी को ऐड करने का क्या कारण होता है, हेल्प्स दोस इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी कि आगे आने वाले समय में सेम टॉपिक पर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो ये उसको मदद करता है। शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के बारे में, जो शोध करता है उसके बारे में ये पूरा ज्ञान हमें बताता है। मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, यानी कि रिपोर्ट को प्रामाणिकता ये देता है। एंड इट इन एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शनल होता है, इसको रखना या नहीं रखना हमारी चॉइस होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से इसको आप लोग मार्क कर लीजिए अपनी नोटबुक में।
अभी मैं आंसर बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। आने वाले समय में अभी 2023 में मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, 2025 में मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट एज इट इज टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो कि अच्छा अंकिता मैम ने इस टॉपिक पर क्या रिसर्च किया था, उनको क्या क्या चीजें मिली, कैसे कैसे उन्होंने हेल्प किया था, वो सारी चीजें देखने के लिए आप बिब्लियोग्राफी देख सकते हो। आगे समय में फ्यूचर में जो भी इस टॉपिक पे रिसर्च करेगा उनको बिब्लियोग्राफी से मदद मिल जाती है। नेक्स्ट इज, इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। करेक्ट। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र चर, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दो तरह की चीजों की बात की गई है। तो जहां पर भी ये दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आ जाती है एंड उनके मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ता है, तो वो रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक एग्जांपल बताती हूँ। साइंस की केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हमने एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिला दिया, अब इसका हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा। इसमें हमने तीसरा केमिकल अगर और मिला देना है तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक दूसरे पर निर्भर है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज करना है हमें रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को इन अ करेक्ट सीक्वेंस। 6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? अब देखो सबसे लास्ट तो होगा रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो सभी में ऑप्शन नंबर 6 है। एंड सबसे पहले है 1 एंड 2। अब इसमें से हमने देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिसनिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आप रिसर्च क्यों करोगे? आप तभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस वजह से ये दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 आ गया, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में देखो यही सीक्वेंस है। उसके बाद ऑप्शन ये 5 में आ गया, ये 6 में आ गया, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है। अब कंफ्यूजन है थर्ड एंड फोर्थ में, कौन सा पहले आएगा। पहले आ गया रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना है या फिर मेथड्स को यूज करना है। इन दोनों में आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पहले हम लोगों को मेथड देखना है। रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। उन मेथड्स में देखेंगे कौन सा रिसर्च का मेथड यहाँ पे यूज होगा, उस मेथड को ध्यान में रखते हुए फिर हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने इस तरह के टॉपिक डिटेल में अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपके साथ लिंक्स शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वियोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है नैतिकताएं। अब रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन करना यानी कि वियोलेशन करने का क्या यहाँ पे पॉइंट है, ये पूछा गया है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट या फिर यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। सो अगर इनमें से कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे और हमें काउंट कर दिया जाएगा कि हमने रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा किसी दूसरे के रिसर्च टूल्स को यूज करना। ठीक है, सो ई ऑप्शन तो इसमें आना ही आना था, करेक्ट। उसके बाद आ गया डी, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, यानी कि अपने जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स आए उसमें हमने बदलाव कर दिए। मान लीजिए मेरा रिजल्ट आया था 8.9, मैंने क्या कर दिया, उसको 9.0 कर दिया। ये थोड़ा सा चेंज है बट रिसर्च में हमने यहाँ पे बेईमानी कर दी, ये रिसर्च की नैतिकताओं के खिलाफ होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डेटा की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किसमें जरूरी होता है, रिसर्च के आर्टिकल में, सेमिनार पेपर में, थीसिस में या फिर रिसर्च सिनॉप्सिस में। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक टर्म्स है ना, आर्टिकल, सिनॉप्सिस, सेमिनार, थीसिस, बिब्लियोग्राफी, अगर आप लोगों को पता है कि ये सब टर्म्स क्या होती है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इन सभी टर्म्स में कंफ्यूजन है, इनका मीनिंग ही नहीं पता, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि बेसिक टर्म्स पे एक वीडियो बनाएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इन टर्म्स पर आपके लिए वीडियो लाऊं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको मदद मिल जाए। तो रिसर्च में जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो यूज होता है सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल में भी,
सेमिनार पेपर जो बनाते हैं उसमें भी यूज होता है, एंड थीसिस में भी यूज होता है। रिसर्च के साइनॉप्सिस या सिनॉप्सिस, जिसको कि सारांश बोला जाता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट को यूज नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ यही होता है कि पूरे रिसर्च में हमने क्या किया उसका एक निचोड़ कम शब्दों में बताया जाता है रिसर्च सिनॉप्सिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम emphasizes participant perceptives and uses an empirico-inductive approach. And statement 2 बोलती है in the same research project it is neither possible nor desirable to use both the research paradigms together. सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन दी है जो कि हमने एज इट इज डिस्कस की थी। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है जो बोलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट की यानी कि जो भी रिसर्चर होते हैं उनके परस्पेक्टिव से काम करते हैं, एंड एम्पेरिको यानी कि एम्पेरिकल इंडक्टिव रिसर्च को ये यूज करते हैं। एम्पेरिको या एम्पेरिकल वर्ड जहां पर भी आपको नजर आता है, अनुभव जन्य, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the usual sequence of steps in the scientific method? So scientific method के steps यहाँ पर दिए गए हैं, 5 steps given है, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा step आएगा। So इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो सबसे पहले फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, कि ये प्रॉब्लम है, क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल में लोगों को ये लगता है बड़ी प्रॉब्लम है तो ही हम इस पे रिसर्च करेंगे। अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिसपे किसी का ध्यान भी नहीं जाता तो उस चीज पे रिसर्च नहीं होगी। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरा आ जाएगा हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हमने देखे उनके उनको ध्यान में रखते हुए परिकल्पना करना। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स, ठीक है, किस तरह से कौन से मेथड को यूज करके डेटा को कलेक्ट करना है जो रिसर्च के सॉल्यूशन तक जाने में मदद करेगा, उसको कलेक्ट करना। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में ही ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है, 4 फेजेस हैं, ये साइकिल की तरह बस यही 4 फेजेस पे गोल 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 घूमता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। देखो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से सुना था तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सही करते जो कि 2021 में पूछा गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि एनटीए के पास कोई नया सिलेबस नहीं आता हर साल, वही क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर नोट कीजिए एंड मैं बताती हूँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्शन रिसर्च इमीडिएट एक्शन लेता है। उस समय पे अगर हम थ्योरी बनाने लग गए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लग गए, किसी से परमिशन मांगने लग गए तो कुछ नहीं होगा, तो एक्शन रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एंड इसमें ये साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Next question is use of ICT in research facilitates access and accuracy of research findings, and इसका reason ये बताया गया है a researcher has to follow various styles of referencing and format while writing a thesis with an intent for deriving support from ICT। इसलिए पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि रिसर्च के दौरान अगर हम आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजों का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इजीली हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे रिसर्च का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो बिल्कुल सटीकता के साथ काम करेगा। इसका कारण ये बताया गया है कि रिसर्चर को बहुत सारे रेफरेंसिंग के स्टाइल और फॉर्मेट फॉलो करने पड़ते हैं रिसर्च थीसिस के लिए, जिसमें कि आईसीटी उनको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर से अगर हम मदद करते हैं रिसर्च में तो इजीली काम हो जाएगा, सटीकता से काम होगा, लेकिन इसका कारण बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। सो कौन सी साइक्लिक होती है? देखो एक ही वर्ड से आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्शन रिसर्च।
कुछ नहीं पढ़ना। ये छोटे-छोटे से कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको इस कंप्लीट सेशन में बता रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 1 यूनिट 1 आवर वाला सेशन भी लाया। 1 घंटे में हमने कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड, 1 घंटे में हमने कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह से टोटल 10 यूनिट्स कवर की थी। उसके बाद 1 यूनिट 20 मिनट्स में कवर की थी। ये सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें सिर्फ इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे। छोटे-छोटे वर्ड से आप कैसे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बताया था। तो अगर आपने वो देखे होंगे तो मुझे 100% श्योरिटी है कि इस मॉक टेस्ट में 50 में से आप लोग 45 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस। सैम्पलिंग क्या होता है? नमूनाकरण। 1000 लोग मेरे पास है, ठीक है, 1000 लोग हैं, मैं गई रिसर्च करने के लिए किसी कॉलेज में, 1000 बच्चे सामने रख दिया, मैं 1000 लोगों से तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, लेकिन 1000 में से मैंने क्या किया, सिर्फ टॉप 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। टॉप 100 वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जो गेम्स में बेस्ट हैं वो भी हो सकते हैं। रैंडमली पहले 100 बच्चे जो मुझे गेट पर दिख गए, मैंने उनको बुला लिया। ये क्या हो गए, ये 1000 में से मैंने सैंपल ले लिया 100 का। सो सैंपल केसेस का मतलब क्या होता है? सैंपल मैंने बता दिया, अब इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सो सैम्पलिंग ऑफ पीपल, यहाँ पे सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किया। A research method which focuses on establishing causal relationship with controls among variables, independent, moderator and dependent is called. इसको क्या बोला जाता है? इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट इज a university teacher plans to study the performance of student in implementing specific projects in term of their creativity level. So students की creativity कितनी ज्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए एक उनका performance chart एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने बनाया। So इसमें कौन सा रिसर्च यूज होगा? इसमें आपके पास ex post facto रिसर्च यूज होगा। ex post facto होता है आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये हो गया है, अब हमें पता चल रहा है, अब उसके बाद हम रिसर्च करेंगे। सो एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट का मतलब ये होता है बाद में। Which of the following sampling methods are in research are non-probability based? So sampling we have already discussed. Sampling में दो types होते हैं, probability and non-probability. करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स आपको 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 10 मिनट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और उसके दोनों टाइप्स, ठीक है, सैम्पलिंग और उसके दोनों टाइप्स 10 मिनट का टॉपिक है, एंड आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स जल्दी से देखिए, मैंने ट्रिक्स के साथ आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डी एंड ई। ये तीनों टाइप्स किसके अंदर है? नॉन प्रोबेबिलिटी के। बाकी क्लस्टर और रैंडम किसके अंदर आता है? प्रोबेबिलिटी के। बाकी के जो रिमेनिंग है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। कमेंट करके बताइए कि प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, जल्दी से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, जिसमें कि फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। सो यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार, जैसे कि मैंने बताया ये छोटी छोटी टर्म्स है जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। सो थीसिस एंड डिसर्टेशन, इस ये क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि एक यूनिवर्सिटी आपको बताती है रिसर्च के दौरान। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर एक प्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी आपने रिसर्च किया उसका समरी, उसको एक फटाफट से संक्षिप्त में बताया जाता है कि पूरे रिसर्च में हमने ये किया, ठीक है। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप एक टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है, इसमें एक ग्रुप डिस्कशन हम बोल सकते हैं, सभी लोगों को कलेक्ट किया जाता है एंड उनको सिखाया जाता है इसमें काम। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार इज अ रिफ्लेक्टिव डिलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम, कोई टॉपिक पर आप लोगों को इधर नॉलेज शेयर किया जाता है सेमिनार्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेटेरोजेनियस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग। बहुत तरह के लोग हैं हमारे पास, मेल भी है, फीमेल भी है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। तो इस तरह के अगर लोग आपके सामने हैं तो आपको सैम्पलिंग करनी है,
ठीक है, तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड बेस्ट होता है? तो उसके लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ट होता है। स्ट्रेटिफाइड को याद रखना है स्ट्राटा से। स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है? अलग-अलग टाइप के ग्रुप हैं, जैसे मेल, फीमेल, आगे भी उनको एज में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स? ई जर्नल के हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है? देखो ये भी एक बेसिक टर्म है, इसको ई पत्रिका बोला जाता है। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एंड आंसर नोट कर लीजिए अपने पास। करेक्ट आंसर है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो ई जर्नल्स क्या होते हैं? ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी की स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। बेसिक डेफिनेशन है ये इसकी। When academicians are called to deliver lectures or presentation to an audience on certain topic or set of topic of educational nature, देखो किसी भी शिक्षावादी को अगर कोई टॉपिक दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि बहुत से बच्चे हैं आपके सामने, उनको आपने इस टॉपिक पर जो है समझाना है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेमिनार। आपके कॉलेज में भी आपने देखा होगा सेमिनार्स बहुत होते हैं, ठीक है? सो ये छोटे-छोटे डिफरेंसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार इस चीज पर फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट इज द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज नोन एज, सो रिसर्च वर्क का जो रिटन फॉर्मेट होता है उसको रिसर्च रिपोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द सर्च ऑफ, इंटरप्रिटेशन किस चीज को ढूंढना होता है? व्याख्या करना किस चीज को ढूंढना होता है? ये होता है रिसर्च की फाइंडिंग्स को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है एंड हमें सॉल्यूशन पता है कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे उसके पास तक पहुंचना है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उसके फीचर्स, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में नहीं पता, उस बिल्कुल भी नहीं पता या 1-2% नॉलेज है, उस चीज के बारे में खुद से फाइंड आउट करना चीज को। ठीक है, एक्सप्लेन करना, लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च, हिंट्स मैंने दे दिए एंड आंसर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन ग्राम पंचायत, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या की ग्राम पंचायत में एक स्टडी रखवाई जिसमें कि इम्पैक्ट देखा गया कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड है, समझने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कैंपेन रखा गया ग्राम आपके गांव में जाकर के, जहां पर के एलिमेंट्री रूरल एलिमेंट्री स्कूल बच्चों पर फोकस किया गया कि उनकी कितनी एनरोलमेंट है, कितने बच्चे आते हैं और क्या प्रोसेस है। तो इस तरह के रिसर्च, इस तरह के प्रोसेस को किस रिसर्च के अंदर रखा जाता है? इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा जाता है, यानी कि मैदानी प्रयोग। इसमें क्या होता है, आप वो लोग फील्ड में जाते हैं, जगह-जगह जाते हैं, लोगों से रिव्यूज लेते हैं, अलग-अलग स्कूल्स में जाकर के रिजल्ट। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, तो टीचिंग के कौन से मेथड में लर्नर्स की यानी कि स्टूडेंट्स की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ही है, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसका आंसर आप नोटबुक में नोट कर दीजिए, उसके बाद ही आंसर जो मैं बताऊंगी उसको देखिएगा। करेक्ट आंसर है डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which level of teaching there is optimum scope for cognitive interchange requiring analysis and synthesis, so different levels है टीचिंग के, सभी की डेफिनेशन हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस की है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अच्छे से समझ के आंसर नोट कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग assessment procedures is conducted during an in process टीचिंग लर्निंग सेशन, सो टीचिंग लर्निंग सेशन के दौरान कौन से असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है जिससे कि प्रोग्रेस भी स्टूडेंट्स की अच्छी हो सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, तो एक टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख व्यवहार होते हैं? Using students idea, structuring instructional variety, questioning, most important and repeated question है ये। Next question, select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching, so कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, प्रभावी बनाने में मदद करते हैं? फैक्टर्स दिए गए हैं, अपने आप को एक टीचर की जगह पर रखिए एंड रियल लाइफ में क्या क्या चीजें कैसे काम कर सकती हैं, उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, सी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the list given below identify those key teaching behaviors which
have been observed to be contributive to effectiveness. अगेन, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से की बिहेवियर्स यूज हो सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, थ्योरी सेशंस आपने देखे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन ये आपको लगेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या होती है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? ये एक लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, 3rd लेवल होता है। करेक्ट, तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following characteristic in classroom teaching behavior as given below will be classified as a part of formative assessment? तो formative assessment क्या होती है? जो कि क्लास के इमीडिएटली बाद टीचर स्टूडेंट्स के असेसमेंट करता है कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, वो एकदम से क्लास के बाद एक स्टूडेंट्स का छोटा सा टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो आपने चेक करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो मेथड्स हैं, कौन कौन से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही स्ट्रेटेजीज हैं। अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग those which are related to personality and attitude। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will be considered correct when TL model is adhered to। TL मॉडल का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मॉडल। सो टीचिंग लर्निंग मॉडल के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आईसीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है हैज अ पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। स्टेटमेंट 2 बोलती है रीसेंट रिसर्च हैव रिपोर्टेड दैट फैक्टर्स रिलेटिंग टू सोशल कॉम्पिटेंस कंट्रीब्यूट मोर टू लर्निंग देन मेयर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डज। तो यहाँ पर आईसीटी और टीचिंग लर्निंग की बात की गई है, तो दोनों में देखिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Next question is given below are 2 statements, one is labeled as assertion, another is a reason। assertion में बोला गया है new media enhance the opportunities to expand the learning environment unheard of before। रीजन बताता है लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट्स अपने सीखने का तरीका खुद से डिजाइन कर सकते हैं न्यू मीडिया के अकॉर्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए, क्या ये आपस में लिंक है, उसको चेक कीजिए, देन आंसर आप लोग ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चीटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा, वही आपने हमारे साथ शेयर करना है कमेंट करके। कोई डाउट है या आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं और इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। While reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile ranks in place of score obtained by his or her students. What kind of evaluation will it be called? तो एक रिपोर्ट में टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, असेस किया एंड स्कोर की जगह परसेंटाइल में वहां पे मार्क्स दिए। तो ये कौन से तरह का इवैल्यूएशन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आपको ये 4 टाइप के इवैल्यूएशन की बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है नॉर्म रेफरेंस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल uses active responding and immediate feedback as important principles of learning। Statement 2 says Skinner's reinforcement principle is the basis for the preparation of linear type of programmed instructional material। So इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छे से इसको समझिए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है स्किनर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step by step presentation to promote retention of facts presented, एंड बाकी के ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को मे बी,
लेकिन अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस सारे 1 आवर वाले सेशन देखे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following educational objectives are considered to be higher level in effective domain of taxonomic scheme? So correct answer है option number 3. Next is statement based question. In a classroom, every teacher has to perform the gatekeeping function. Statement 2. Every teacher in any higher educational institution should act as the moral custodian of students both inside and outside it. So correct answer is option number 1. Next question, which of the following constitutes the ability or can do component for describing the competence of a teacher? Options are given here. Basic competence पूछे गए हैं teaching के यहाँ पे. Correct answer is option number 1. Next is, in which level of teaching the activities of structuring, guiding and closing supervising the students behavior predominate? It कौन से level पर ये होता है? देखो सबकी डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन को उसके साथ रिलेट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. When reflective level teaching and learning are successful, students emerge with. Correct answer is option number 2. A model of teaching is a description of. Model of teaching किसका वर्णन है? Correct answer is option number 2. Next question statement based है. Maximum performance tests are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. Statement 2. Typical response tests are designed to measure the behavior and characteristic of examinees. Correct answer is option number 1. Reflective level teaching is different from memory level teaching. दोनों लेवल्स की डेफिनेशन को रिलेट कीजिएगा बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली व्हाट. सो रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन से कम्युनिकेशन के पैटर्न को यूज किया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रांजैक्शनल. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. The use of ICT यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट in organizing teaching learning program in the universities has the potential to optimize learning outcomes. Statement 2 says formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning sessions. Correct answer is option number 1.